वैसे तो इस समय बंगाल की राजनीतिक बिसात पर जो प्यादे सजे हैं, उन्हें देखकर किसी भी पक्ष की जीत का दावा करना तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन हवा का रुख कुछ ठोस संकेत तो दे रहा है। तो बजट बट्टू के आज के एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। पूरे पश्चिम बंगाल में इस समय कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7 करोड़ के आसपास है, जिसमें महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के लगभग बराबर या कई जिलों में उनसे ज्यादा भी नजर आ रही है, जो कि लगभग 3-3.25 करोड़ के आसपास है। और अगर हम ममता बनर्जी और टीएमसी की बात करें, तो उनके पास आज भी सबसे बड़ा हथियार उनका महिला वोट बैंक और कल्याणकारी योजनाएं ही हैं। और सच्चाई ये है कि लक्ष्मी भंडार और युवा श्री जैसी योजनाओं ने तृणमूल को ग्रामीण इलाकों में एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1200 से 1700 रुपए हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में डाले जाते हैं। और युवा श्री के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए तक का वजीफा दिया जा रहा है। और इन्हीं के दम पर ममता बनर्जी का ये दावा है कि वो इस बार के चुनाव में 226 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार ममता बनर्जी के सामने जो चुनौती है वो अंदरूनी है। दरअसल 74 विधायकों के टिकट कटने से जो बगावत शुरू हुई है और अभिषेक बनर्जी के नए अवतार वाली टीएमसी को लेकर पुराने दिग्गजों में जो छटपटाहट है, वो वोटिंग के दिन पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2026 का चुनाव करो या मरो की स्थिति जैसा है। 2021 में सिर्फ 77 सीटों पर अटकने के बाद इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में भारी बदलाव किया है। शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2020 में टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी थी कि वे उन्हें नंदीग्राम की सीट पर कम से कम 50,000 वोटों से हराएंगे, जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री का खुद अपनी सीट से हार जाना शुवेंदु की एक बहुत बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत थी। और इस बार शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों से उतारना यह दिखाता है कि बीजेपी इस बार ऑल आउट अटैक के मूड में है। ओपिनियन पोल्स के शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार 100 से 115 सीटों के आंकड़े को पार कर सकती है, जो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी का छोटी छोटी चीजों में माइक्रो मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुखों की सक्रियता और संदेश खाली और आरजी कर जैसे मुद्दों पर जनता का गुस्सा पश्चिम बंगाल में भगवा दल को एक ऐसी बढ़त दे रहा है जो पहले कभी भी नहीं देखी गई। इस बार चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा एक्स फैक्टर इस बार अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव, जो कि दीदी का फिक्स वोट बैंक था, वो होगा, और दूसरा जो एसआईआर हुआ है वो भी होगा। अब जरा इस बात को समझते हैं कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को दशकों से ममता बनर्जी का एक अभेद्य किला यानी कि सॉलिड या फिक्स्ड वोट बैंक माना गया है, जिसे कहा जाता था कि कोई नहीं ढा सकता, इस बार उस वोट बैंक में बिखराव के सबसे बड़े कारण क्या हैं, जो कि निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनकी वजह से टीएमसी की रातों की नींद उड़ चुकी है। सबसे पहला और बड़ा कारण है हुमायूं कबीर और उनकी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी का उदय। हुमायूं कबीर टीएमसी के कद्दावर नेता रहे हैं और मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाकों में उनकी जबरदस्त पकड़ है। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं और असली ताकत अपने पास रखती हैं। और सोचो, जब एक मुस्लिम चेहरा खुद अपनी कौम से कहेगा कि दीदी ने हमें धोखा दिया है, तो क्या उसका असर गहरा होना लाजमी नहीं है। दूसरा कारण है राष्ट्रवादी मुस्लिम नैरेटिव का मजबूत होना। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अब इमाम भत्ते या तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब चुका है। युवा मुस्लिम वोटर अब पूछ रहे हैं कि पिछले 15 सालों में हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल कहाँ हैं। और अब वो खुद को सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि भारत का नागरिक मानकर विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। उनमें से कई का झुकाव अब बीजेपी की सबका साथ सबका विकास वाली नीति की तरफ हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीएमसी ने उन्हें सिर्फ डर दिखाकर अपने पाले में रखा है। तीसरा बड़ा मुद्दा है एसआईआर और घुसपैठ का डर। ममता बनर्जी भले ही एसआईआर को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रही हो, लेकिन कानूनी तौर पर रह रहे भारतीय मुसलमानों के मन में एक अलग तरह का गुस्सा है। वो साफ देख रहे हैं कि सीमा पार से आए अवैध घुसपैठिए उनके हक के संसाधनों, राशन और नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं।
भारतीय मुसलमान अब ये चाहने लगा है कि उसकी एक अलग पहचान हो ताकि उसे घुसपैठियों के साथ न जोड़ा जाए। चौथा कारण है भ्रष्टाचार और स्थानीय लीडरशिप से नाराजगी। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोग भी कटमनी और भर्ती घोटालों से उतने ही परेशान हैं जितने कि वहां के हिंदू। ममता बनर्जी ने खुद सार्वजनिक मंच से अपने पार्षदों और नेताओं को डांट लगाते हुए कहा था कि जिन लोगों ने जनता से कटमनी ली है वे उसे वापस करें। कटमनी का मतलब है अवैध कमीशन या जबरन वसूली। बंगाल में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी जन कल्याणकारी योजना का लाभ अगर किसी भी गरीब आदमी को चाहिए तो उसे मिलने वाली राशि का एक हिस्सा स्थानीय टीएमसी नेताओं या दादाओं को देना पड़ता है। इसे ही कटमनी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गरीब परिवार को घर बनाने के लिए सरकार से 1,20,000 रुपए मिलते हैं तो स्थानीय नेता उसमें से 10,000 से 25,000 रुपए तक कटमनी के तौर पर मांग लेते हैं। अगर पैसा नहीं दिया तो अगली किस्त रुकवा दी जाती है। यहां तक कि शौचालय बनवाने के लिए मिलने वाली छोटी सी राशि या बुजुर्गों के मिलने वाली पेंशन में से भी 200 से 500 रुपए का कट काट लिया जाता है। इन सब कारणों के साथ साथ संदेश खाली जैसी घटनाओं ने मुस्लिम महिलाओं के मन में यह डर पैदा कर दिया है कि अगर सरकार के संरक्षण के बावजूद यहाँ के गुंडे किसी के भी घर में घुस सकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। यानी कि टीएमसी के स्थानीय मुस्लिम नेताओं की दबंगई की वजह से पश्चिम बंगाल का मुस्लिम समाज खुद अब छुटकारा चाहता है और वो विकल्प के तौर पर बीजेपी या आईएसएफ जैसी पार्टियों की तरफ देख रहा है। आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जिसके संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, जो कि हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख हैं। आपको बता दें कि फुरफुरा शरीफ बंगाल के मुसलमानों, खासकर सुन्नी मुसलमानों के लिए अजमेर शरीफ के बाद दूसरा सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। साथ ही अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी, जो कि भांगड़ विधानसभा सीट से चुनाव भी जीते थे, अब बंगाल की राजनीति में एक उभरते हुए सितारे बन गए हैं। वो पढ़े लिखे हैं, सलीके से बात करते हैं और खुद को सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का मसीहा बताते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस बार है वो ये कि ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा खतरा बीजेपी नहीं बल्कि नौशाद सिद्दीकी और हुमायूं कबीर की जोड़ी है। बीजेपी तो अपना हिंदू वोट बैंक मजबूत कर ही रही है, लेकिन ये दो नेता दीदी के मुस्लिम वोट बैंक में आग लगा रहे हैं। और नौशाद सिद्दीकी का भांगड़ मॉडल इस बार अगर बाकी बंगाल में भी चला तो ममता बनर्जी के लिए बहुमत का आंकड़ा छूना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो संभावनाओं का पलड़ा फिलहाल एक त्रिशंकु विधानसभा या बेहद करीबी मुकाबले की ओर झुकता दिख रहा है। त्रिशंकु विधानसभा का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा हासिल नहीं होता। देखिए, पश्चिम बंगाल के 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए कम से कम 148 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन अगर चुनावी नतीजों में टीएमसी, बीजेपी और अन्य छोटे दल जैसे आईएसएफ या हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा इस तरह से हो जाए कि कोई भी अकेले 148 तक ना पहुंच पाए तो विधानसभा बीच में लटक जाती है और ऐसी स्थिति में सत्ता की चाबी उन छोटे दलों या निर्दलीय विधायकों के हाथ में आ जाती है जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में हरियाणा में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए थी। बीजेपी को 40 सीटें मिली, यानी कि बहुमत से 6 कम, और कांग्रेस को 31। और यहाँ दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी जेजेपी को 10 सीटें मिली। दुष्यंत चौटाला रातों रात किंग मेकर बन गए। उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया और बदले में खुद उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी सीएम का पद हासिल किया। बिना उनके समर्थन के बीजेपी की सरकार गिर जाती। और जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है फिर शुरू होता है गठबंधनों का खेल, जोड़ तोड़ की राजनीति, या फिर अंत में राष्ट्रपति शासन और दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है। बंगाल के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए जहां मुस्लिम वोट बैंक कई हिस्सों में बंट रहा है और बीजेपी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है, 2026 में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।